नमस्कार। तो बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा के व्यवसायिक अध्ययन के अंतर्गत नियोजन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो हम आज का अध्याय आरंभ करते हैं। नियोजन प्रक्रिया। जैसा कि हमने अपने पिछले अध्याय में पढ़ा, नियोजन से तात्पर्य होता है कि पहले से ही तय कर लेना कि हमें आगे भविष्य में क्या करना है, हमें किस प्रकार से योजनाएं बनानी हैं और उन योजनाओं को किस प्रकार से कार्यान्वित करना है, किसी भी कार्य को कैसे किया जाना है, ये सब सुनिश्चित करना नियोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। यह निर्णय लेने के लिए एक पूरा प्रक्रिया, एक प्रोसेस होती है जिसे हमें फॉलो करना होता है। उसी के आधार पर हम योजना को तैयार करते हैं, योजना की रूपरेखा बनाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि नियोजन एक क्रिया होती है और प्रत्येक प्रबंधक को, जो मैनेजर होता है, जो चीजों को मैनेज कर रहा है, उसको कुछ निश्चित तार्किक कदमों का अनुसरण करना होता है, पालन करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उद्देश्यों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए। इसके अंतर्गत सबसे पहला कदम, सबसे पहला चरण उद्देश्यों का निर्धारण करना ही होता है। जब हमें पता ही नहीं होगा बच्चों कि हमने क्या करना है, हमारे उद्देश्य क्या हैं, तो हम किस प्रकार से अगला कार्य कर पाएंगे। तो इसी तरह किसी भी कंपनी, किसी भी नियोजनकर्ता, किसी भी इंस्टीट्यूशन में नियोजन के, संगठन के कुछ पर्पसेस होते हैं, कुछ टारगेट्स होते हैं जिन्हें पूरा करना अत्यंत आवश्यक व जरूरी होता है। उस संगठन या इकाई के अंतर्गत जो भी उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, वे लक्ष्य हमें बताते हैं कि संगठन इन लक्ष्यों के माध्यम से क्या प्राप्त करना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है। जिस प्रकार से हम एक उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं, एक सरल सा उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत करती हूँ। जैसे एक कंपनी अपना एक उद्देश्य निर्धारित करती है कि हमें आने वाले 10 वर्षों में अपनी कंपनी का टर्नओवर यहाँ तक लेकर जाना है, तो ये उस कंपनी का भावी उद्देश्य होता है। इसके लिए सभी विभागों का मिलजुल कर कार्य करना अत्यंत आवश्यक तत्व है। सभी मिलजुल कर एक टीम वर्क की तरह काम करेंगे, सहयोगिता देंगे, सहभागिता से चलेंगे, तभी कार्य पूरा होगा, तभी हमारी कंपनी के लक्ष्यों की प्राप्ति हो पाएगी। इसे ही नियोजन कहा जाता है, जो कि हमें पूर्व अनुमान से पूरी प्रस्तावित योजना को बनाना होता है, उसको क्रियान्वित करना होता है। अर्थात सभी विभागों की इकाइयों और कर्मचारियों के उद्देश्यों को स्पष्ट एक सूची के अंतर्गत उनको दिखना चाहिए कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। स्पष्टीकरण इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है बच्चों। जब तक हम किसी उद्देश्य को लेकर क्लियर नहीं होंगे, स्पष्टीकरण नहीं होगा, उसके बिना, उसके अभाव में हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कदापि नहीं कर सकेंगे। इस तरह से सभी तरह के विभाग, इकाइयां और संगठन वे अपने अनुकूल उद्देश्यों का निर्धारण करती हैं और आगे बढ़ती हैं। इसके साथ ही प्रबंधकों को उद्देश्यों के निर्धारण प्रक्रिया में अपने विचार, अपनी तरफ से कुछ भी योजनाएं या उनके जो सुझाव हो सकते हैं वो भी देने चाहिए, ताकि हमारी कंपनी के जो मुनाफे में उसमें बढ़ोतरी की जा सके, कंपनी के लक्ष्यों को सुनिश्चित किया जा सके। यदि अंतिम परिणाम स्पष्ट हो तो लक्ष्य प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है, सरल हो जाता है, सुगम होता है। हमें किसी प्रकार की अड़चनों से दो चार नहीं होना पड़ता। इसके अतिरिक्त एक अन्य जो उदाहरण है वो है विकासशील आधार। नियोजन का संबंध भविष्यगामी योजनाओं से होता है, ये आप देख चुके हैं, जो कि अनिश्चित होती हैं, क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा, आने वाले 2-4 सालों में क्या होने जा रहा है, हमें पहले से नहीं पता रहता। अब आज से 2 साल पहले हमें क्या पता था कि कोरोना काल हो जाएगा,
या इस तरह से एक कोविड-19 वायरस आएगा और सारी दुनिया में त्राही त्राही मच जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था। तो इसी तरह से जो भविष्य होता है वो अनिश्चित रहता है, उसके बारे में पहले से ही हम पूर्वानुमान नहीं लगा पाते। यही कारण है कि नियोजन किया जाता है, किसी भी चीज की योजना बनाई जाती है। संकटकालीन अवधारणा, जो कि किसी भी प्रकार का संकट तो कभी भी आ सकता है, किसी भी तरह की सिचुएशन से हैंडल करने के लिए, उससे हमें दो चार होने के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। प्रबंधक को भविष्य के विषय में कुछ कॉन्सेप्ट्स बनाकर पहले से ही चलना चाहिए। यही अवधारणाएं, जो सोचने की प्रणाली, ये आगे जाकर उदाहरण बनती हैं किसी भी संस्था के उद्देश्यों को, लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए। ये भौतिक आधार पहले से ही अनुमान लगाकर रखे जाते हैं। उसमें हमारी वर्तमान की नीतियां, भविष्य की नीतियां व भूतकाल की नीतियां, तीनों को आपस में सम्मिश्रित करके सोच समझकर अगला कदम उठाया जाता है। इसके लिए ये बहुत जरूरी है बच्चों कि सभी संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं, निर्माता हैं, या जो हेड हैं, उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं, मुखिया हैं, वो आपस में विचारों को लेकर उनके अंदर एक मत होना चाहिए, उनके विचारों में एक रूपता होनी चाहिए। ये नहीं कि एक कुछ और कह रहा है, एक अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग बजा रहे हैं। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। योजनाओं में एक रूपता होनी चाहिए, सभी की सोच में एक रूपता, एक रास्ता होनी चाहिए। आधार विकसित करने के लिए पूर्वानुमान लगाए जाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये सूचनाएं एकत्र करने के लिए एक तकनीक के रूप में कार्य करता है। किसी खास उत्पाद की मांग के विषय में पहले से ही अनुमान लगाकर रखना बहुत आवश्यक होता है। जैसे पूंजीगत माल की कीमत या कच्चे माल के लिए उसका सामान किस प्रकार से लिया जाएगा, किस मार्केट से लिया जाएगा, कहां पर बेचा जाएगा, कहां पर किस बाजार में मांग और आपूर्ति का बैलेंस बनाया जाकर रखा जा सकेगा। ये सब चीजें पहले से ही निर्धारित करनी होती हैं, निर्धारित की जाती हैं। इसके लिए पूर्वानुमान लगाया जाना अत्यंत आवश्यक होता है। कार्यवाही की वैकल्पिक विधियों की पहचान करना अत्यंत अनिवार्य होता है। जब एक बार उद्देश्य निर्धारित हो गया तो अगला हम कदम क्या उठाएंगे, मान्यताएं निश्चित करेंगे, फिर उन पर कार्रवाई करेंगे। ये नहीं कि एक योजना बनाई और उसको पेपर में रख के एक अलग साइड पर रख दिया, ऐसा नहीं होता बच्चों। किसी भी कार्य की रूपरेखा बनाने के बाद उसका क्रियान्वयन करना, उसको प्रयोग में लाना, उसका व्यवहारिक रूप में परिवर्तित होना बहुत आवश्यक होता है। कार्यवाही करने और लक्ष्यों को हासिल करने में अनेक विधियां प्रयोग की जाती हैं। सभी विधियां जानी पहचानी होनी चाहिए, सभी से फैमिलियरिटी होनी चाहिए। जो भी कार्यविधि हम अपने हाथ में लेते हैं उसे स्पष्ट रूप से हमारे दिमाग में उसकी कॉन्सेप्ट, उसकी अवधारणा, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बिना हम 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए हमें कई व्यक्तियों के मिले जुले विचार प्राप्त होते हैं। यदि परियोजना अधिक महत्वपूर्ण है तो संगठन सदस्यों में आपस में डिस्कशंस करके, मीटिंग्स करके हमें अधिक महत्वपूर्ण विकल्प के बारे में सोचते हैं, डिसाइड करते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं, कुछ ठोस निर्णय लेते हैं, जिनके आधार पर हमारी कंपनी, हमारे संगठन का भविष्य निर्धारित करता है। विकल्पों का मूल्यांकन। अब एक तो हुआ कि हमने योजना बनाई, उस पे कार्यान्वयन किया, उसको व्यवहार में किया, लागू किया, लेकिन उसका हमने मूल्यांकन नहीं किया। अगर कुछ समय के बाद, कुछ समय के पीरियड के अंतराल के बाद हम अपनी योजनाओं की प्रगति के बारे में मूल्यांकन करते हैं, अर्थात उनके मूल्य को आंकते हैं कि क्या वो जो योजनाएं हमने 4 महीने पहले, 6 महीने पहले बनाई थी, उनको व्यवहार में लागू किया था, क्या उनके कुछ रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, क्या उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, या वो योजना धरी की धरी रह गई? नहीं,
हमें आगामी कदम उठाने के लिए प्रत्येक योजना के गुण व दोषों दोनों का आपस में तालमेल बिठाना होगा, उन पर चर्चा करनी होगी। अगर कुछ गलतियां रह गई हैं तो उनमें सुधार करके फिर आगे बढ़ना होगा। एक ही विकल्प के कई प्रकार के रूप हो सकते हैं, जिनकी आपस में तुलनात्मक रूप से एक सूची बना लेनी चाहिए। उसी के आधार पर आगामी निर्णय लिए जाने चाहिए। अर्थात हमें उद्देश्यों को तो ध्यान में रखना ही है। जो भी संगठन, जो भी नियोजनकर्ता अगले भावी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जो भी योजनाएं बनाए, उनका मूल्यांकन करना अत्यंत आवश्यक होता है। अधिक जोखिम, जिन चीजों में अधिक जोखिम होता है या जिस व्यापार में हमें खतरा ज्यादा होता है, नुकसान उठाने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है, तो उन विनियोगों से अधिक आय पाना एक साधारण सी बात है। इस तरह से आय, ब्याज, कर, लाभांश, इन सब की जो गणना करते हैं, उसके बाद ही हम सही सटीक निर्णय ले पाते हैं कि इन योजनाओं से हमें लाभ प्राप्त होगा या इन योजनाओं से हमें दूरगामी हानि प्राप्त होने की संभावना नजर आती है। इस प्रकार के प्रस्तावों के लिए एक निश्चितता या अनिश्चितता की दशा में हम पहले से ही एक पूर्वानुमान लगाकर चलते हैं कि इस प्रकार के रिजल्ट्स इसमें आने की उम्मीद है या आशा है। इन विकल्पों का मूल्यांकन करना, इनकी संभाव्यता अर्थात पॉसिबिलिटीज और इनके रिजल्ट्स, इनको ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। विकल्पों का चुनाव किस प्रकार करेंगे? अब हम ये समझते हैं कि ये निर्णय लेने का सबसे उपयुक्त सटीक तरीका होता है। ये मेन केंद्र बिंदु है। सर्वोत्तम योजना ही, जो सबसे अच्छी दी बेस्ट योजना को ही स्वीकृत किया जाना चाहिए, पास किया जाना चाहिए और उसी को क्रियान्वित भी किया जाना चाहिए। एक आदर्श योजना वही मानी जाती है बच्चों, जिसमें सर्वाधिक साध्य, लाभकारी और कम से कम विपरीत परिणाम आए। अर्थात हमें अधिक से अधिक लाभ वाली योजना को ही सार्थक परिणाम देने वाली योजना मानना होगा। बहुत सी इस प्रकार की योजनाएं भी रहती हैं जिनमें हमें अंक गणितीय विश्लेषण भी करना पड़ता है, लेकिन इस प्रकार की सिचुएशन, इस प्रकार की स्थिति कम ही होती है। कभी कभी किसी एक सर्वोत्तम विकल्प को चुनने की बजाय कुछ योजनाओं को आपस में अंतर्निहित करके, आपस में जोड़कर सम्मिश्रित रूप से भी स्वीकार किया जा सकता है, चुना जा सकता है। उसके परिणाम भी कभी कभी अच्छे होते हैं, आशावादी होते हैं। योजना को लागू करना, ये हमारा अगला कदम होता है कि हम योजना को किस प्रकार से व्यवहार रूप में लाएं, उसको लागू करें, ताकि वो योजना योजना को अमली जामा डलता हुआ दिखाई दे कि ये योजना वाकई अपने वास्तविक रूप में कार्य कर रही है या नहीं। तो ये वह कदम माना जाएगा, ये वह चरण होता है जिसमें प्रबंधन के अन्य प्रकार के कार्य भी शामिल होते हैं। इससे संबंधित क्या कार्य होता है? योजना को लागू करना, ये वह कार्य है जो कि जरूरी है। उदाहरण के लिए, यदि हम योजना अधिक उत्पादन के दृष्टिकोण से बना रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? अधिक श्रम, मैन पावर चाहिए होगी, हमें अधिक लोगों को कार्य में लगाना होगा, अधिक वर्कर्स चाहिए होंगे, मजदूरों की आवश्यकता होगी, अधिक तकनीकी आधुनिक मशीनों की आवश्यकता होगी। तो इन सब चीजों का संयोजन करके हम अधिक उत्पादन की उम्मीद कर सकते हैं। अनुवर्तन, योजनाएं लागू की गई या नहीं की गई, ये निर्धारित अनुसूची के अंतर्गत ही आता है। कार्य चल रहा है कंपनी में, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी संस्था में, गैर सरकारी, सरकारी, कोई भी संस्था हो सकती है जहां पर कार्य करते हैं मजदूर और इंजीनियर्स, और इस प्रकार के जो भी परियोजनाएं चलती हैं, ये नियोजन प्रक्रिया का एक अंग माना जाता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। योजनाओं का कार्यान्वयन और उद्देश्यों को पूरा किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा, इस बात का आश्वासन भी समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। तो ये तो हमने देखा नियोजन प्रक्रिया के बारे में। अब हम
इस अध्याय से संबंधित प्रश्न उत्तरों की चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न है बच्चों, नियोजन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम प्रमुख कार्य कौन सा होता है? तो इसका उत्तर होगा, नियोजन की प्रक्रिया में सबसे पहला मुख्य व महत्वपूर्ण कार्य होता है उद्देश्य का निर्धारण करना। जब हम उद्देश्य को निर्धारित कर लेते हैं कि ये हमारा टारगेट है, तो हम उसी के अनुसार अपना अगला कार्य, अगला कदम उठाते हैं। प्रश्न संख्या 2, सभी विभाग, सभी इकाइयां कैसी विचारधारा के अनुरूप या अनुकूल उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं? तो इसका उत्तर है, संगठन की विचारधारा के अनुकूल सभी विभाग, भले ही वो कोई सा भी विभाग हो, इकाइयां हो, संगठन हो, इंस्टीट्यूशंस हो, वे सभी संगठन की विचारधारा के अनुकूल, उनके एक रूप होकर ही अपने उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं, अपने उद्देश्यों की रूपरेखा बनाते हैं और उनको क्रियान्वित करते हैं, व्यवहार में लाते हैं। प्रश्न संख्या 3, भविष्य निश्चित होता है या अनिश्चित होता है? भविष्य अनिश्चित होता है। आने वाले भविष्य काल में क्या छिपा है, भविष्य हमारे लिए क्या, किस प्रकार की योजनाएं लेकर आ रहा है, हमें पूर्व में पता नहीं होता। वर्तमान काल में हम ये निश्चित नहीं कर सकते कि आने वाले समय में हमारे साथ, हमारे देश के साथ क्या परिस्थितियां आने वाली हैं, किस प्रकार की स्थितियों से हमें दो चार होना पड़ेगा, रूबरू होना पड़ेगा। जिस प्रकार से मैंने आपको उदाहरण दिया कि कोविड-19 जो वायरस है, कोरोना वायरस, ये हमने कभी नहीं सोचा था कि इस प्रकार का कोई वायरस हमारे यहाँ आएगा और सभी मुंह पर मास्क लगाकर रहेंगे, स्कूल बंद हो जाएंगे, कॉलेज बंद हो जाएंगे, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। तो भविष्य अनिश्चित होता है बच्चों। प्रश्न संख्या 4, रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे कि क्या है जो भौतिक आधार है जिन पर योजनाएं तैयार की जाती हैं? तो बच्चों, अवधारणाएं होती हैं, कॉन्सेप्ट्स होती हैं जो भौतिक आधार माना जाता है, जिन पर योजनाओं की रूपरेखा बनती है, योजनाएं बनाई जाती हैं, योजनाएं तैयार की जाती हैं। प्रश्न संख्या 5, एक बार उद्देश्यों का निर्धारण तथा मान्यताओं के निश्चित हो जाने पर उसका आगामी कदम क्या होता है? तो इसका उत्तर है, एक बार जब उद्देश्य निर्धारित हो गया, मान्यताएं निश्चित हो चुकी, तो उसका अगला कदम रहेगा उन पर कार्यवाही करना, उनको कार्य रूप में क्रियान्वित करना, उनको लागू करवाना। प्रश्न संख्या 6, अधिक जोखिम वाले विनियोगों से कम आय पाना एक साधारण बात है, ये सही है या गलत? तो ये गलत है बच्चों। अधिक जोखिम वाले विनियोगों से कम आय पाना आम बात है, ये गलत है। अधिक आय पाना आम बात होती है, अधिक जोखिम अर्थात अधिक आय। जिन केसेस में, जिन सिचुएशंस में लोग काम करते हैं, ज्यादा रिस्क उठाते हैं, उनमें उनकी इनकम, उनकी सैलरी हमेशा हायर साइड पे होती है, उच्च दर पर। प्रश्न संख्या 7, नियोजन प्रक्रिया के वे कौन से कदम हैं जिनके अंतर्गत प्रबंधन के अन्य कार्य भी आते हैं? तो इसका उत्तर है, योजना को लागू करना नियोजन प्रक्रिया का वह कदम है जिसके अंतर्गत प्रबंधन के अन्य कार्य भी शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं, आते हैं। प्रश्न संख्या 8, किस योजना को एक आदर्श योजना माना जाता है, आदर्श योजना कहा जा सकता है? तो इसका उत्तर है बच्चों, एक आदर्श योजना वास्तव में वह योजना होती है जो सर्वाधिक साध्य, लाभकारी, बेनिफिशियल, जिसमें अधिकतम लाभ हो और कम से कम विपरीत परिणामों वाली होती है, अर्थात आशावादी परिणाम आते हैं। तो आज के अध्याय में हमने इतना पढ़ा, प्रश्न उत्तरों की चर्चा की, बाकी हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।